Okay. So, Assalamu alaikum to everyone. Assalamu alaikum to everyone. Audible, visible, आवाज आ रही है मेरी? Okay. So, ठीक है, that's good. So, हमारा चैप्टर 24 स्टार्टेड है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में हमने कल दो चीज़ें डिस्कस की हैं, दो इनिशियल वाले टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे पास हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। उसमें हमारे पास है एवोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये बेसिक्स। इसमें हमने सूराज साहब की थ्योरीज देखी थी। यस, जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुई, मुझे जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुई, वेलकम। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज कर दें। और दूसरा है हमारे पास एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो एविडेंसेस हम कल कल हमने देखे थे, एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम जियोग्राफी। ठीक है, और बहुत सारे एविडेंसेस थे, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, एविडेंस फ्रॉम, तो बहुत सारे हमने एविडेंस कल देखे थे, राइट। ठीक है, और कुछ मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा एविडेंस। और एविडेंस थ्रू जो है वो सिम्बायोटिक, जो एंडो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का, तो वो भी कल हमने थोड़ा सा देखा था। आज हम बात करेंगे लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के बारे में। ठीक है, इसके बीच पहला जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इनटू यूकैरियोट्स, इसको हम देखेंगे, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। लेकिन इससे पहले हम ना लेमार्किज्म और डार्विनिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, जो जो दो फेमस थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की, उनको पढ़ते हैं। तो पहले हमारे पास लेमार्क की बात करेंगे हम, और उसके बाद डार्विन की बात करेंगे। सो स्टार्टिंग विद लेमार्किज्म, कल हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो देख लें, कल हम ये सारा पूरा डिस्कस कर चुके हैं, एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस देख चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है लेमार्किज्म। तो लेमार्क बहुत ही बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, और इनको थ्योरी को हम क्या कहते हैं, लेमार्किज्म। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, फिलोसफिया ज़ूलॉजी। ठीक है, तो ये एक ज़ूलॉजिस्ट थे, एवोल्यूशनरी। ओके, चले, इसका नाम कितना बड़ा है भाई, जीन बेस्टीट डी लेमार्क was a great French zoologist and pioneer of evolutionist of the pre-Darwin period. ठीक है, उन्होंने अपनी बुक फिलोसफिया ज़ूलॉजी, a new theory of organic evolution based upon the principle and use and disuse of organ। तो लेमार्क साहब जो है एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो डार्विन से पहले का एरा था ना, तो वो लेमार्क साहब का था। ठीक है, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी फिलोसफिया ज़ूलॉजी, और उसमें इन्होंने जो है वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के ऊपर जो है वो बात की थी। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो चले हम देखते हैं इसकी थ्योरी के मेन 3 पॉइंट्स हैं। एक है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और तीसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसकी थ्योरी का, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का जो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दिस एनवायरनमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन देम। ठीक है, तो लेमार्क के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में जिसमें रहता है ना, उसका उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, अम्मी अब्बा कहते हैं, दोस्त अच्छे रखोगे तो अच्छे बनोगे, गंदे दोस्त रखोगे तो गंदे बनोगे। ठीक है, तो सिमिलरली एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट है ये। इसके बाद व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, देयर नीड एंड हैबिटेट आर ग्रेजुअली चेंज्ड। ठीक है, तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लिविंग की जो चीज लिविंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, सर्दियों में जो बर्ड्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो नॉर्दर्न जो एरियाज हैं, जैसे साइबेरिया हो गया, उससे साउथ की तरफ आते हैं। ठीक है, बर्ड माइग्रेट करते हैं ना। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें,
अगर एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट की बात करें तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आपने देखा होगा जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, वहाँ के लोग क्या कैसे होते हैं, एकदम वाइट वाइट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का एक इम्पैक्ट पड़ता है, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छे दोस्तों के साथ बैठोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे दोस्तों के साथ बैठोगे तो बुरा बनोगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये वाला पॉइंट तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लिमार्क ने कहा कि मुजीब यस, देखें जो जेनेटिक्स है ना वो मल्टीपल इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिटरमिन होती है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी डिटरमिन होती हैं, और प्लस यस ये भी है कि यस जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन में हमारे पास ये है कि लेमार्क ने ये पॉइंट दिया था कि when some changes are developed in the body due to effect of environment, by these changes some organ become stronger and well developed। ठीक है, और उसके साथ क्या है, these organs are widely used by living organism, some other organs are not properly used, so they become weaker and become degenerated। ठीक है, as a result of disuse their organs sometimes may be completely disappear। तो लिमार्क का ये पॉइंट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जिन ऑर्गन्स को यूज करते हैं ना वो अच्छे से डेवलप होते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और अच्छे से डेवलप होते हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑर्गन्स जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करता या कम कम यूज करता है, तो वो अच्छे से डेवलप नहीं होते, अच्छे से डेवलप नहीं होते, और सम टाइम में बी ड्यूरिंग द एवोल्यूशन पीरियड वो गायब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी थी जिराफ की एग्जांपल। ठीक है, जिराफ की एग्जांपल दी थी, और साथ साथ में स्नेक की एग्जांपल दी थी। स्नेक तो हर क्लास में बहुत ओ है, सॉरी, स्नेक की एग्जांपल दी थी। ठीक है, सांप की और सांप की और जिराफ की एग्जांपल दी थी। अब देखें हमारे पास जो जिराफ है, जिराफ की पहली जो नेक थी ना वो बहुत छोटी हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि उसको ना सफिशिएंट खाना मिल रहा होता था नीचे जमीन पे, तो वो ना ऊपर जमीन पे ही खा रहा होता था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास जमीन पे खाना खत्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और इनको फीड करना पड़ा जो ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं उन पे। ठीक है, इन्होंने ऐसा फीड करते 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 ऐसा हुआ कि इनकी जो है ना नेक जो है वो स्ट्रेच होकर लंबी हो गई। ठीक है, विद द मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये ऐसा होता रहा, और ये हमारे पास इनकी नेक जो है वो स्ट्रेच होकर लंबी हो गई। ठीक है, सिमिलरली जो स्नेक का है, स्नेक स्नेक की एग्जांपल, तो स्नेक में क्या है कि स्नेक में पहले कहा जाता था कि स्नेक की टांगे होती। ठीक है, लेकिन स्नेक ने क्या किया, वो क्रॉल करना स्टार्ट किया। ठीक है, और केव्स में जाने लगा, जो सुराख होते हैं केव्स, उनमें जाने लगा। ठीक है, और अपनी टांगों का यूज नहीं किया, तो वो जो है वो सही से डेवलप नहीं हुई और अल्टीमेटली वैनिश हो गई। ठीक है, तो ये है हमारे पास दूसरा पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे देखें एनवायरनमेंट का जो पहला पॉइंट है ना, इसका लिंक, ये जो पहला ये जिराफ वाली जो एग्जांपल है ना, इसका लिंक पहले पॉइंट से भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो देखें यहाँ पे एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस यही है ना कि देखो ये जो दरख्त है हमारे पास, ये जो ट्री है ये बड़ा है। ठीक है, अब जिराफ को ज्यादा ऊपर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ। पहले इसका एनवायरनमेंट कैसा था कि इसको ना नीचे जमीन पे घास मिल जाती थी, उसके ऊपर फीड करता था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जमीन पे घास खत्म हो गई और इसको बड़े ट्रीज के ऊपर फीड करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए इसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ। देखो एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसकी बॉडी में भी कैसे चेंजेस आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है जिराफ वाली एग्जांपल दोनों में फिट बैठती। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट में भी और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन में भी। ठीक है, और इसी के साथ साथ लिमार्क का ये पॉइंट काफी हद तक सही भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जिम करते हैं, जिम
तो वो उनके मसल्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, देखे आप लोगों ने, और स्ट्रॉन्गर रहते हैं। जो यूज और जो जिम नहीं करते उनके मसल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर नहीं होते, अच्छे से डेवलप नहीं होते। ठीक है, इसे हम मस्कुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं, हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो इसमें मसल्स का साइज बढ़ गया, लेकिन ठीक है, यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर हैं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? आगे बढ़े। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास थर्ड पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ना, वो आगे उनकी इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, तो ये जरा ये देखते हैं हमारे पास। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है भाई? तो by the use of by use and disuse of organ, some new characters are developed. ठीक है, if in the body of living organism called acquired characters। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, दो टाइप की इम्यूनिटी थी, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो बाय बर्थ आपको मिलती है, और एक्वायर्ड क्या होती है, जो आप खुद क्या करते हो, खुद एक्वायर करते हो, खुद उसको बिल्ड करते हो। तो ये जो जिराफ की भी एग्जांपल्स हैं अगर हम बात करें, तो पहले इसका क्या था, पहले इसकी नेक छोटी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में जो है वो नीचे घास खत्म हो गई जमीन पे, और इसको ऊपर बड़े पेड़ के ऊपर ऊपर वो करना पड़ा। ठीक है, और इसको लॉन्गर जो पेड़ है उनके ऊपर फीड करना पड़ा। ठीक हो गया। अब जो बड़े पेड़ है उन पे फीड करने के लिए देखो इसकी जो नेक है वो स्ट्रेच होती गई। तो इसके नेक स्ट्रेच होना ये क्या है, ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर जनरेशंस टू जनरेशंस ट्रांसफर होता रहा है, और इसी तरह से इसकी गर्दन अब लंबी हो गई। ठीक है, तो तो इस तरह से हमारे पास ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आते हैं एक जनरेशन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर अज्यूम करो कि ये इस वाली जनरेशन से एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसका इसका नेक्स्ट स्ट्रेच होना इस वाली जनरेशन से आया, और उसके बाद यही वाली चीज आगे ट्रांसफर होगी, आगे ट्रांसफर होगी, आगे ट्रांसफर होगी, और अल्टीमेटली जिराफ की एक लंबी सी नेक बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर, और इनका आगे ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, दीज कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है भाई, ये सही पॉइंट है। तीसरा, आफ्टर मेनी जनरेशन द चेंज आर अकोमुलेट टू सच एक्सटेंट दैट मार्क अल्टरनेशन occurs in the body, and the result of the development of new species is called evolution। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास ये जो चेंज है एक्वायर्ड कैरेक्टर का, ये इतना जनरेशन आफ्टर जनरेशन इतना ज्यादा हो जाता है, ये इतना मतलब चेंज हो जाता है दूसरे न्यू ऑर्गेनिज्म में, कि वो पूरा न्यू स्पीशी बन जाता है। ठीक है, या कम्प्लीटली उसके अंदर न्यू ऑर्गन ही डेवलप हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास ये वाला जिराफ है नंबर 1, और इस वाले जिराफ है नंबर 3 पे। तो नंबर 1 वाले जिराफ में देखो नेक बहुत छोटी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम जब नंबर 3 वाले जिराफ तक पहुंचे तो देखो उसकी नेक बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, और आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे होते हैं जो आगे ट्रांसफर नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखें, जो गर्ल्स हैं वो जो पेयरिंग करती हैं अपने नाक में, कानों में, तो वो भी तो एक्वायर्ड कैरेक्टर ही है ना। खैर एक्वायर्ड कैरेक्टर एज सच वैसे तो नहीं है, लेकिन वो जो पेयरिंग होती है ना वो आगे नहीं जाती। ठीक है, खैर मेजर ऑब्जेक्शंस यहाँ पे देखिए, मेजर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उसको देखते हैं लिमार्क के ऊपर। तो देयर आर नॉट मच ऑब्जेक्ट्स on first two point, but there are some objection on the third point। ठीक है, पहले जो दो पॉइंट्स है ना, एक तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, उसके ऊपर तो कोई ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं है, लेकिन तीसरा वाला जो पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहले है एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन इन न्यू जनरेशन। तो म्यूटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट्स डिजीज आर नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल जो म्यूटेशंस हो जाती है ना, कई बार जो म्यूटेशंस होती है डीएनए में, जो चेंज हो जाता है, तो ये वाला जो चेंज होता है ना, ये आगे इनहेरिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखें, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अज्यूम करो, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसको एनवायरमेंट में से यूवी रेज ज्यादा आई, और उसको कैंसर हो गया, म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो गया। ठीक है, अब
यही चेंज आगे उसकी जनरेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ ट्रेट ऐसी होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, जैसे कई सारे लोगों को जो प्रोस्टेट कैंसर होता है या ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में होता है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटली अक्वायर्ड जो म्यूटेशन है ना, वो आगे नहीं जाएगी। तो एक ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एनवायरमेंटली अक्वायर्ड म्यूटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि किसी को स्किन कैंसर होता है, एक्सेसिव एक्सपोजर होता है उसको सन का। ठीक है, उसको स्किन कैंसर हो गया लेट्स सपोज। ठीक है, अब उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ऑफ स्प्रिंग्स, उसमें तो स्किन का कैंसर नहीं होगा ना, क्योंकि स्किन का कैंसर तो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे ना, वो तो स्पर्म और ओवम ही ले रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका डीएनए तो सही है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से जो म्यूटेशंस एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड होती हैं वो आगे ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, दूसरा ये है बोरिंग ऑफ होल्स आर नॉट इनहेरिटेड। बोरिंग ऑफ होल्स, जो आप पेरिसिंग होती है ना, नाक की, कान की। ठीक है, तो ये आगे ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हम सोमेटिक उसमें कर रहे हैं ना, नॉर्मल सेल्स में कर रहे हैं, जर्म सेल्स से पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली सर्कमसेशंस, जो मेल होते हैं मुस्लिम मेल्स, उनमें सर्कमसेशन होती है, राइट? ठीक है, तो ये जो सर्कमसेशन है ये भी नहीं ट्रांसफर होता। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ 1000 years, बहुत टाइम से कर रहे हैं ना ये सर्कमसेशन। ठीक है, तो लेकिन ये भी चीज नहीं हो रही। तो ये तीसरे पॉइंट के जो तीसरा पॉइंट है लिमार्क का ना, इसके ऊपर कई सारे ऑब्जेक्शंस है, ये हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, एक तो म्यूटेशंस वाला पॉइंट, ये ट्रांसफर नहीं होती। दूसरा, जो पेरिसिंग कर लेते हैं, जो होलिंग कर लेते हैं ज्वेलरी के लिए नाक में, कान में। ठीक है, वो, और दूसरा सर्कमसेशन। सर्कमसेशन देखो बहुत बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है ना, ये ज्वेलरी भी बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है ना, लोग पहनते हैं बहुत, लाइक हजारों सालों से, प्रॉब्लली नॉट हजारों सालों से एक्चुअली, लाइक बहुत टाइम हो गया ना। लेकिन ये वाले चेंजेस तो आगे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये हमारे सोमेटिक सेल्स में ये चेंजेस आते हैं, जर्म सेल्स में नहीं आते। तो यहाँ से जो लिमार्क का एक ये इस चीज के ऊपर, ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को लिमार्किज्म का? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? कोई सवाल किसी का? कौन सवाल है किसी का या नहीं? ओके, अब डार्विनिज्म को आज पढ़ें या कल पढ़ें? क्योंकि डार्विनिज्म थोड़ा लंबा है और डार्विन को एक ही क्लास में हम पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा शायद। एज योर विश, आप लोग बताएं मेरी क्या विश। डार्विन की थ्योरी के मेन पॉइंट, पहला पॉइंट ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, वोटिंग करें चले। तीसरा पॉइंट है वेरिएशन इन हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन इन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये 5 पॉइंट है। ओके, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, शाबाश। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है ना, लहेरी करे। ला 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 ला। ओके, हाउ मेनी पीपल आर इन द फेवर ऑफ क्लास? कितने लोग हैं जो क्लास की फेवर में हैं? यस। और कितने लोग हैं जो क्लास की फेवर में नहीं हैं? अरे भाई बताओ ना, जल्दी से जल्दी से। छुट्टी, ओके, सही द समरा यू आर, आप छुट्टी बोल रही हो। बाकी लाइबा ने बोला कि क्लास लें। ओके, नो छुट्टी। ओके मेजबिन, नो छुट्टी। ठीक है, और? ओके, मतलब 2 वोट आ गए, नो छुट्टी, तीसरा वोट आ गया, और? ओके, तो चलें छुट्टी नहीं तो फिर आइए मेजबिन जरा माइक पे। नो छुट्टी, ओके जहरा, 4 पॉइंट आ गए, मतलब ठीक है छुट्टी नहीं। तो आओ फिर माइक पे, ये 8-10 मिनट आप लोग कुछ बता दो। नो छुट्टी ना, तो अब आइए जरा बताइए। हार्डी वनबर्ग। वो देखो ओशवा फातिमा ने कैसे बोला आपकी मर्जी। अब मैंने बुलाने लगा ना माइक पे, तो देखो आपकी मर्जी से। ओके चले भाई, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डार्विन का इंट्रोडक्शन ही देख लेंगे, बाकी इनकी थ्योरी हम नेक्स्ट टाइम ही देख लेंगे।
ठीक है। तो डार्विन ही वाज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, और मोर देन अ सेंचुरी अगो इन 1958, चार्ल्स डार्विन, गलत है ये, ठीक है, ये 1858 होगा, 1858, ठीक है। ठीक है, ये देखो उसकी एज लिखी हुई है 1809 से 1882, और यहाँ लिखा हुआ है 1958, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये वाला चेंज देख लें आप लोग। तो मोर देन सेंचुरी अगो इन 1858, चार्ल्स डार्विन जो है वो एंड अल्फ्रेड रसल वेल्स combinedly created a theory of evolution by natural selection and published the book Origin of Species in 1958. ठीक है, डार्विन separately published the book called On the Origin of Species by Mean of Natural Selection. ठीक है, after the death of Darwin, new Darwinism theory was developed based upon genetic character when gene was discovered in 1901 by American scientists Mango Shotton, etc. Morgan and Shotton, etc. ओके, भाई डार्विन साहब जो है 1858 के अंदर, बल्कि 1859 के अंदर इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी ओरिजिन ऑफ स्पीशी के नाम से। ठीक है, और एक दूसरी बुक भी डार्विन साहब ने लिखी थी, यहाँ पे एक दूसरी भी है, यस, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और ये बुक इन्होंने पब्लिश की थी कितने में, 1859 के अंदर। ठीक है, और इनके साथ एक दूसरे साइंटिस्ट भी थे, अल्फ्रेड रसल वेलेस। ठीक है, इन दोनों ने जॉइंटली मिलके ओरिजिन ऑफ स्पीशी पे काम किया था और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को पब्लिश किया था 1958 के अंदर। ठीक है, उसी वक्त जो हमारे पास जो ग्रेट जेनेटिसिस्ट हैं, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने भी अपना काम पब्लिश किया था। इससे पहले हमने जेनेटिक्स पे पढ़ा था 19 कितने में, 1865 के अंदर, लेकिन उस वक्त डार्विनिज्म की मार मार थी। ठीक है, न्यू थ्योरी आई थी, तो उनको किसी ने नहीं देखा था। ठीक है, ये एक वॉयज पे गए थे। वॉयज, वॉयज क्या होता है? व्हाट इज वॉयज? यस, व्हाट इज अ वॉयज? वॉयज क्या होता है? वॉयज एक समुद्री सफर होता है, ट्रेवल थ्रू सी। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि डार्विन ने जो है वो अपना सफर कहाँ से स्टार्ट किया? इंग्लैंड से, ठीक है, ब्रिटिश से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, वो पहले आए यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ आए, और ये उनका रास्ता है पूरा। ठीक है, तो इन्होंने अफ्रीका देखा, साउथ अमेरिका देखा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देखा। ठीक है, इन सब जगहों पे गए और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्होंने स्टे किया, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स पे। ठीक है, और वहाँ की स्पीशीज को उन्होंने गौर से देखा और उनके जो चेंजेस हैं उन्हें नोट किया, और उसके आधार पे इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशी लिखी। ठीक है, और उस ओरिजिन ऑफ स्पीशी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे देखें, यस, यहाँ पे देखें डार्विन साहब का, तो डार्विन इन द वॉयज ऑफ बीगल। ठीक है, तो जो सफर था इनका, HMS बीगल नाम था उसका शायद। ठीक है, डार्विन seminal book on the origin of species set for his idea about evolution and natural selection. The idea were largely based on the direct observation from the Darwin travel around the globe. पूरी दुनिया इन्होंने घूमी from 18 from 1831 to 1836, and he was a part of a survey of expedition carried out by the ship HMS Beagle. ठीक है, ये उसमें आ सकता है। ठीक है, MCQs में आ सकता है। तो डार्विन ने किस चीज पे सफर किया था? जो शिप थी उसका नाम क्या था? HMS Beagle, which included stops in South America, Australia, and southern tip of Africa. At each of the expedition stops, ठीक है, तो हमारे पास 1831 से लेके 1836 के बीच में डार्विन ने HMS बीगल के ऊपर पूरे ग्लोब का सफर किया। ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उन्होंने स्टे किया। देखें यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये अफ्रीका का सदर्न पार्ट है,
ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्होंने स्टे किया, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स पे, और वहाँ की स्पीशीज को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद फिर इन्होंने origin of species की। At each expedition stop, Darwin had the opportunity to study and catalog the local plants and animals। ठीक है, जब भी मतलब वो HMS बीगल रुकता था किसी आइलैंड पे, किसी जगह पे रुकता था, तो जो डार्विन साहब होते थे, वो बीइंग अ नेचुरलिस्ट एंड एवोल्यूशनिस्ट, तो वो क्या करते थे, वो वहां पे जाके जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते थे ना, उन्हें स्टडी करते थे, उन्हें देखते थे। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, डार्विन began to see integrating patterns in the distribution and the feature of organism. We can see we can see some of the most important pattern Darwin noticed distribution of organism by looking his observation of the Galapagos Island of the coast of Ecuador। ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड, ये एक आइलैंड है, उसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ना ये जो फिंचेस है, ठीक है, इनकी चोंचों में ना डिफरेंस देखा। ठीक है, डार्विन फाउंड दैट nearby the island in the Galapagos had similar but non-identical species of finches living on them. Moreover, he noted that each of finch species was well suited for his environment and role. For instance, species that ate large seeds and tended to have large, large tough beak, while those ate insects had thin, sharp beaks। ठीक है, तो डार्विन ने ये चीज ऑब्जर्व की, जो गैलापागोस आइलैंड है, उसमें उसने देखा ये जो फिंचेस है ना, फिंचेस का ये जो जो चोंच है ना, इसका डिफरेंट डिफरेंट साइज, ऑल्दो फिंचेस सेम है, लेकिन उनका जो हैबिटेट है, उसमें उनको जो खाना मिल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली उनका जो फिंच का वो है ना साइज है, और जो शार्पनेस है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने बोला जो इंसेक्ट के ऊपर वो करते हैं, तो उनका जो फिंच, उनका जो चोंच का वो है, ठीक है, वो कैसा है, वो शार्प है। ठीक है, महक, वेलकम वेलकम टू द नून एकेडमी, दिस इज एवोल्यूशन एवोल्यूशन। ठीक हो गया, तो इन फिंचेस को देखा था उन्होंने अकॉर्डिंगली, और हर एक जो फिंच है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट फिंचेस वाला? आगे बढ़े? ओके, आगे बस 3 मिनट बाकी रह गए हैं। आगे इसका मेन मेन थ्योरी आती है, मेन थ्योरी को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है, इसको हम कल देखेंगे। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो गाइस। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? ऑल क्लियर? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, आप लोगों का बाकी के कोर्सेज दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं? ओके, चलें, दैट्स गुड। हमारा भी कोर्स खत्म होने वाला है, बस 10 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। इस चैप्टर की 2-3 चीजें रहती हैं, वो हम वो कर देंगे। यस मेजविन, इस चैप्टर की कितनी चीजें रहती हैं हमारे पास? यस, हमारे पास, यस, ये पहला टॉपिक हो गया है, गैलापागोस आइलैंड। यस, वेयर इज, पहला टॉपिक हो गया ये, इसको कट कर दें। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन भी हो गया है, लिमार्किज्म हो गया है, डार्विनिज्म रहता है, न्यू डार्विनिज्म रहता है, ये सारी चीजें थी। ओके 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 मेजविन, मैं ये भेज दूंगा। ठीक है, चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। ओके मॉम, ओके, सब लोग यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलें, दैट्स गुड। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।